स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। एक बार फिर से हाजिर हैं हम धुआंधार खबरों का ताजा तरीन बुलेटिन लेकर। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी, जैसे होगी, आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, लखनऊ, पटना, हर शहर की खबर नॉनस्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे कि 1 घंटे की बारिश में कैसे डूब गया दिल्ली एनसीआर, यूपी बिहार में से लेके एमपी तक कैसे बाढ़ ने मचा रखी आफत, और चीनी के बाद अब प्याज भी महंगाई की नई डोज लेकर आया है। सावन में भी 7वें आसमान पर क्यों पहुंच गया है प्याज? दिल्ली, नोएडा में कैसे स्वाइन फ्लू का खौफ बढ़ता जा रहा है? भोजशाला पर हिंदू संगठनों ने क्यों किया आज धार बंद का ऐलान? और राखी से पहले कैसे दुकानों में मिलावटी रसगुल्लों की है भरमार? सबसे पहले बात बादलों के तांडव की कर लेंगे। अगस्त में आसमानी आफत ने आधे हिंदुस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया है। दिल्ली से लेकर बिहार, यूपी और उत्तराखंड तक पानी ही पानी है। कहीं खेत खलियान डूब गए हैं तो कहीं रिहायशी इलाके डूबे हुए हैं। सबसे पहले मौसम के अलर्ट को लेकर बड़ी खबर आपको दे देते हैं। देश के 25 राज्यों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर 25 राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक बारिश की आशंका है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर के कई राज्यों पर आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 4-5 दिनों से बादलों ने ऐसा तांडव मचाया है कि हिंदुस्तान का कोई हिस्सा छूता नहीं रहा। न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि मध्य और पश्चिमी भारत तक आफत ही आफत नजर आ रही है। दिल्ली के कई इलाके डूब गए हैं। जलभराव ना होने के तमाम दावे बह गए हैं तो छत्तीसगढ़ के कोरबा से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम का भी बुरा हाल है। यहाँ रिहायशी इलाकों में पानी ही पानी नजर आ रहा है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर जाने वाले लोग हों, मजदूर हों या दुकानदार, सभी इस जल प्रहार की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, बारिश में फिर तालाब। ओल्ड गुरुग्राम भी चोक। बेकाबू बादलों का धावा, एनसीआर आज तैरने लगा। अब ऐसा लगता है कि अगस्त में सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ डूबने वाला है, क्योंकि आसमानी आफत ने हर तरफ ऐसा माहौल बना रखा है कि यूपी क्या उत्तराखंड, क्या दिल्ली, क्या हरियाणा या फिर क्या पंजाब, हर तरफ आफत बेहिसाब नजर आ रही है। क्योंकि उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक लगातार जो बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, अब उसके चलते बारिश हो रही है, नदियों का जलस्तर बढ़ा है। अब दिल्ली का हाल देख लीजिए। दिल्ली में कई इलाके बारिश के बाद डूब चुके हैं और ये सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यही हाल बिहार और झारखंड का भी है। यहां भी लगातार बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आसमानी आफत का अलर्ट जारी किया गया है तो बिहार के 20 जिले बारिश की मार झेल रहे हैं। उधर राजस्थान के 12 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। आसमानी आफत की सबसे भीषण मार दिल्ली एनसीआर पर पड़ी है। चंद घंटों की बारिश ने दिल्ली में जल निकासी के दावों की कलई खोल दी है। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद सेंट्रल दिल्ली समेत कई आउटर इलाकों में भी पानी भर गया है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया है। संसद मार्ग से लेकर एयरपोर्ट रोड तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया गया है। और दिल्ली में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। सुबह सुबह जब लोगों की आंख खुली तो बादलों का ये मंजर देखने को मिला कि वो झमाझम बरसते रहे। बारिश इतनी तेज हुई कि ऐसे ऐसे इलाके डूब गए जो हाई प्रोफाइल माने जाते हैं। सेंट्रल दिल्ली का रायसेना रोड हो या फिर संसद मार्ग हो या फिर कनॉट प्लेस, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। गाड़ियों की रफ्तार ब्रेक लग गया, धीमी हो गई। उधर मोतीबाग में भी पानी भर गया। एयरपोर्ट रोड पर इतना पानी भरा कि वहां पर पंप लगा के पानी निकालने की तस्वीर सामने आई है।
और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं एपीएस कॉलोनी के पास की है और उधर राजौरी गांव भी डूब गया है। आपको जानकारी दे दें कि स्कूल जाने वाले बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। किशनगंज अंडरपास में कई गाड़ियां फंस गईं तो महिपालपुर में दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। हमारे सहयोगी अभय ने भारत मंडपम का जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तड़के जो बारिश हुई है उस वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली के भारत मंडपम में भी 2 घंटे की बारिश से काफी ज्यादा पानी भर गया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं भारत मंडपम की, ये तस्वीरें हैं गेट नंबर 1 है भारत मंडपम का और यहां पर आपको दिखाई देगा कि गेट नंबर 1 में जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो एंट्री और एग्जिट दोनों तरफ जाने वाला रास्ता जो है वहां पर इस वक्त पानी भरा हुआ है। ये आप देखिए सामने 2 ट्रैक्टर में वाटर पंप कनेक्ट यहां पर किए हुए हैं ताकि इस पानी को यहां से निकाला जा सके। पूरी तरह से यहां पर पानी है। भारत मंडपम में यहां से जो भी एंट्री कर रहा है, जो गाड़ियां एंट्री कर रही हैं, उनको पानी में से होके ही जाना पड़ रहा है और उधर से जो एग्जिट है, देखिए आप ऑटो आ रहा है, जो ऑटो आ रहा है वो भी पानी में से होते हुए ही बाहर निकल रहा है। तो ये स्थिति भारत मंडपम की 2 घंटे की बारिश की वजह से बन गई है। ये आप पूरा एरिया देख रहे हैं। लगभग 5:30 से 5:45 के बीच में बारिश शुरू हुई, 8 बजे तक बारिश हुई और उसके बाद यहाँ पर ये परमानेंट भारत मंडपम के अंदर 2 ट्रैक्टर रहते हैं जिसमें वाटर पंप कनेक्ट रहता है ताकि जब जलभराव की स्थिति हो तो पानी को निकाला जा सके। अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। पाइप बिछे हुए हैं जहां पर सामने बैरिकेड लगा हुआ है, उनके जरिए पानी को यहां से निकासी करने की कोशिश की जा रही है। जो अगला गेट है इस तरफ भी आप देखेंगे, यहाँ पर भी पूरी तरीके से जलभराव की स्थिति है। यहाँ से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ट्रैक्टर जो है वाटर पंप यहाँ पर भी ट्रैक्टर से कनेक्ट होकर लगे हुए हैं। सामने की तरफ इस दरवाजे के पीछे आपको दिखेगा यहाँ पर भी एक ट्रैक्टर लगाया हुआ है जिसमें वाटर पंप है और पानी को यहाँ से भी निकालने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए इधर भी आपको दिखेगा तो यहाँ पर भी जो एग्जिट गेट है यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है और इसी तरीके की स्थिति फिलहाल भारत मंडपम का जो गेट नंबर 1 का एंट्रेंस है वहां पर जलभराव की स्थिति है। बारिश ने दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। महज 2 घंटे की बारिश और दिल्ली पानी पानी। संसद मार्ग का हाल आपको दिखाते हैं। संसद मार्ग जहां जलभराव होना सरकार की तैयारियों की पोल खोलता है। एमसीडी हो, डीडीए हो, दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार की एजेंसियां, इन तस्वीरों से समझ में आता है कि दिल्ली को लेकर हर साल सिर्फ कोरे दावे किए जाते हैं। जैसे ही बारिश आती है सारे दावे इस बारिश के पानी में धुल जाते हैं और दिल्ली की वही तस्वीर पूरी दुनिया के सामने होती है जो हर साल लगभग इस मौसम में देखने को मिलती है। ये संसद मार्ग का हाल आप देख रहे हैं। सड़क पर लबालब पानी भरा हुआ है। अब सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के जो दावे सरकारें करती हैं वो पैसा जाता कहां है? बारिश से पहले मुकम्मल इंतजाम क्यों नहीं किए जाते हैं? नालियों की सफाई क्यों नहीं की जाती है? पानी निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से दिल्ली हर साल पानी पानी हो जाती है? तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं लुटियंस जोन, जो सबसे वीवीआईपी जोन है दिल्ली का, नई दिल्ली का ये हिस्सा पड़ता है जहाँ पर संसद मार्ग पे आप देख सकते हैं कि कितना पानी भर गया है। और ऐसा देखने में प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि देखने में शायद कि ये नदी के ऊपर से बसें और गाड़ियाँ दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं और जितना फुटपाथ है वो भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ नज़र आ रहा है। और शायद इक्का दुक्का ही जगह यहाँ पर आपको शायद दिखाई दे रही होंगी जो पानी से बाहर हो, लेकिन ज़्यादातर जो पूरे की पूरी सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। और यहाँ तक आप हालत समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे वीवीआईपी इलाका है, अगर वहाँ पर इतना पानी भरा है तो दिल्ली के बाकी इलाकों में क्या हुआ होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही जब बारिश होती है तो इस तरह से पानी भरता है, दुनिया के कई बड़े शहरों में भी ऐसी तस्वीर आती है जब वहाँ पर बारिश होती है और उसके बाद वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ये सही बात है। सेंट्रल दिल्ली की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर भी ही पानी नजर आ रहा है। न जल निकासी का इंतजाम है और न ही ट्रैफिक मैनेजमेंट। ये हाल सेंट्रल दिल्ली का है। बारिश ने मानो तमाम सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी है, लेकिन महज 2 घंटे की बारिश ने क्या हाल कर दिया है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए और सोचिए जब लगातार बादल बरसेंगे, बारिश होगी तो दिल्ली का क्या हाल हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर जल भराव की तस्वीर आप देख सकते हैं और देखिए कि किस तरह से पानी इसमें भरा हुआ है और साथ ही जो यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं उनको आवाजाही में काफ़ी दिक्कत हो रही है।
और ये देखिए पूरी तरह से जो फुटपाथ है वो गायब है, फुटपाथ दिखाई नहीं दे रहा, पानी में डूब चुका है। जाहिर सी बात है कि सड़क के साथ जो नालियां हैं वो पूरी तरह से चौक है। अब आपको हम एम्स के इलाके में ले चलते हैं जहां पर देश भर से लोग इलाज के लिए पहुंचते हैं। अब एम्स का ये अंडरपास और फ्लाईओवर है और जैसे जानते हैं बहुत मेजर इंटरसेक्शन है ये। अब यहाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है, यहाँ पर भी लगता है 2-2.5 फीट तक पानी भर चुका है। एक गाड़ी इसमें ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, डूबी हुई है, उसके दोनों पहिए देखिए, चारों पहिए डूबे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि जहाँ पर भी थोड़ा निचला इलाका पड़ता है या वहाँ पर लो लाइंग एरिया है, वहाँ पर कितना पानी भर जा रहा है। और एम्स में अगर इस तरह से पानी भरा है तो आप सोच सकते हैं कि पूरे दिल्ली के अंदर ट्रैफिक जाम होगा, क्योंकि यहाँ से जब गाड़ियाँ निकल नहीं पाएंगी लंबा जाम लगेगा, जिसका पूरा असर दिल्ली में पड़ेगा। खासतौर पे सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वहाँ पूरी तरह से जाम रहेंगी। अब दिल्ली के एयरपोर्ट रोड की तस्वीर भी देख लीजिए। बारिश ने यहां भी सरकारी दावों की पोल खोल दी है। एपीएस कॉलोनी के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क पर पानी का कब्जा है। ये हाल उस शहर का है जो देश की शान माना जाता है, देश की राजधानी है दिल्ली। और यहाँ की तस्वीर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो देश के बाकी इलाके हैं वहां क्या आलम होगा। ये रास्ता इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाता है और ये रास्ता भी पानी से लबालब भरा हुआ है। ये पानी सड़कों पर इस तरीके से है जैसे सड़क नहीं, मानो कोई तालाब हो, मानो कोई दरिया हो। और इसी से गुजरकर जो गाड़ियां हैं वो निकल रही हैं। पंप लगाए गए हैं ज़रूर, पंप के जरिए पानी को खींचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी ज़्यादा है और इस पानी से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। लंबा जाम दिल्ली के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये तस्वीरें एक बार फिर से उस सिस्टम के मुंह पर तमाचा है जो दावे तो बड़े बड़े करता है, लेकिन उन दावों की असलियत पहली बारिश या लगातार हो रही बारिश में धुल जाती है। अब आपको हम रायसीना रोड, कर्तव्य पथ और संसद मार्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, ये वो इलाके हैं जहां बंदोबस्त बेहतरीन होने चाहिए मगर दावे हवाई निकले। ये तस्वीरें आपको रायसीना रोड की हम दिखा रहे हैं जहाँ राष्ट्रपति भवन यहाँ से होकर गुजरना पड़ता है जाने के लिए, मगर ये अब सड़कें दरिया बन गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बारिश हुई है वो कितनी तेज़ थी कि यहाँ पर पानी निकलने का वक्त ही नहीं मिला। अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं मोतीबाग की, ये भी साउथ दिल्ली का बहुत अहम इलाका है। अब अगर कोई भी एम्स की तरफ से आएगा तो मोतीबाग होते हुए या तो वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगा, धौलाकुआं जाएगा या बसंत विहार की तरफ जाएगा। अब उस इलाके में कितना पानी भरा है आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगभग 1 फीट तक तो पानी लगता है कि भरी गया है। और जिस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ डूबती हुई निकल रही हैं उससे जाहिर होता है कि साउथ दिल्ली के जो अहम इलाके हैं और मुख्य रोड है जो रिंग रोड है, अब देखिए रिंग रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, रिंग रोड में भी पानी भर गया है। और अब आइए आपको कनॉट प्लेस का भी हाल दिखाते हैं। हर तरफ पानी ही पानी है, पार्किंग एरिया से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। ये बेहद पॉश इलाका है। सेंट्रल दिल्ली का ये एरिया पूरी तरह व्यवस्थित माना जाता है, लेकिन बारिश ने जो हाल किया वो आप देख ही रहे हैं। जल निकासी का बंदोबस्त कितना दुरुस्त है इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। तो कनॉट प्लेस की आप तस्वीर देख रहे हैं। कनॉट प्लेस में जहां पर गाड़ियां पार्किंग होती है, ये देखिए ये अलग अलग मार्केट है और इनर सर्किल की तस्वीरें। इनर सर्किल के अंदर मार्केट के साथ जो पार्किंग एरिया पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और उसके ठीक साथ में आपको मेट्रो जाने के लिए सबवे नजर आ रहा है जहां से आप मेट्रो की ओर जाते हैं। अब सोचिए पानी अगर ज़्यादा बढ़ा तो फिर मेट्रो लाइन के अंदर तक पानी जा सकता है। अब बड़ी बात है कि अगर इतना पानी भरा है तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि जो बारिश हुई होगी 2 घंटे के अंदर अगर बारिश हुई है और अगर ये 200 ml से ज़्यादा बारिश हुई है तो जाहिर सी बात है कि इतना पानी भर जाता है। और सीधा आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। 56 लाख अभ्यर्थी उस परीक्षा में होते हैं, 56 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 दिन में परीक्षा और 14 दिन में परिणाम। 1 महीने से भी कम समय में अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैंने उच्च शिक्षा वालों से भी कहा है कि परीक्षा की प्रणाली को और सीमित करो। परीक्षा बच्चों को प्रताड़ित करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, उसका आकलन करने का माध्यम होना चाहिए। उसको सहज बनाओ, सरल बनाओ।
उसको आत्मविश्वास से भरपूर करो, प्रक्रिया में और सरलता लाने की आवश्यकता है। आज परिणाम हमारे सामने है। हमने माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरह पारदर्शी तरीके के साथ जोड़ा है। नकल विहीन परीक्षा भी है, साथ साथ समय से परिणाम भी है। दोनों एक साथ आ रही है। उच्च शिक्षा से भी, विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि वे अपने आप में भी ये सुधार करें, प्रक्रिया को और पारदर्शी करें और भर्ती की प्रक्रिया को भी इतना स्मूथ बनाएं, इतना सरल और सहज बनाएं कि कोई भी युवा जो जाए उसको लगना चाहिए संस्थान मेरी कैरियर को आगे बढ़ाने वाला है। उसको यह नहीं लगना चाहिए कि संस्थान मेरे कैरियर को बर्बाद करने वाला है। उसके मन में उस संस्थान के प्रति श्रद्धा का भाव होना चाहिए। इसके लिए संस्थान को अपने आप को तैयार करना चाहिए। केवल एजुकेशन नहीं, स्किलिंग के लिए भी, कैरियर काउंसलिंग के लिए भी और एम्प्लॉयमेंट के भी एक केंद्र के रूप में उन संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए। अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। लंबी प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, उसको सरल बनाओ, सहज बनाओ, जिससे वह युवा अपने आप को तैयार कर सके, एक उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। हमने देखा है जब हम अपनी युवा ऊर्जा को प्रोत्साहित करते हैं, उसको साथ लेकर के चलते हैं, परिणाम आते हैं। याद करिए, यही उत्तर प्रदेश 2017 के पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य था, युवा पलायन कर रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट था, व्यापारी माफिया से तबाह था, किसान अपने खेत में जाने से डरता था। खेत में अगर उसने मोटर लगा रखी तो कब चोरी हो गई उसको पता ही नहीं होता था। यह यूपी के अंदर होता था और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। हमने जो 9,30,000 नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर नौकरी दी है, परिणाम क्या है? इन 9 लाख ने हमें यूपी के अंदर डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को उससे लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने, यूपी की प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में इन नौजवानों ने योगदान दिया है। इनकी प्रतिभा का लाभ हमने उठाया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती थी, एक छात्र के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी, नौकरी बंदर बांट करके पैसे के बल पर देती थी। मैं जब यहां पे नियुक्ति पत्र वितरण कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था इन नौजवानों के चेहरे की चमक को देख करके कि आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उसको बिना किसी लेन देन के, बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी पैसे लेन देन के आज उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। उसके सपनों को एक उड़ान मिल रहा है। 2017 के पहले संभव नहीं था और यही कारण है जब इस युवा ऊर्जा को यूपी के विकास के साथ जोड़ा गया, आज परिणाम क्या है? ये युवा यूपी को बीमारू राज्य से उभार करके भारत के टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में सफल हुआ है।
परिणाम यहां से आता है। कोई सरकार ये कहे कि हम युवाओं की उपेक्षा करके विकास कर लेंगे, परिणाम ला देंगे, ये दिवा स्वप्न है, कभी नहीं हो सकता। 2017 के पहले यूपी के सामने संकट था इसलिए क्योंकि इन युवाओं की उपेक्षा हुई थी, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, उन्हें हर प्रकार से अपमानित होना पड़ता था। अपने प्रदेश में तो नौकरी नहीं मिलती थी, लेकिन यूपी की छवि इतनी खराब थी, कर्फ्यू, दंगा, उपद्रव, भ्रष्टाचार, ये यूपी की पहचान बन चुकी थी। तो यूपी के बाहर भी उसको पहचान के संकट के दौर से गुजरना पड़ता था। हताश और निराश युवा पलायन करने के लिए मजबूर होता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। आज मैं आप सभी युवाओं से कहता हूं, आज आपके सामने पहचान का संकट नहीं है। आप यूपी के अंदर भी और यूपी के बाहर भी, दुनिया भी आपका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आपने देखा होगा परसों और नरसों 3 दिन हमने यहां पे 19, 20, 21 में जापान, जो दुनिया के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपने कमिटमेंट के लिए जाना जाता है, जापान के 240 एक बड़े प्रतिनिधि मंडल में, जिसमें वहां के बड़े नेता थे, नौकरशाह थे, उद्यमी थे, वे लोग यूपी का दौरा किए। यूपी के साथ पहली बार इतना बड़ा दल भारत की यात्रा पे आया था, पहली बार आया। यानी जापान के साथ हमारे सैकड़ों वर्षों के सांस्कृतिक संबंध हैं। जापान के साथ भारत के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन पहली बार जापान का इतना बड़ा दल भारत के अंदर आया था और भारत में भी उन्होंने किसी राज्य को चुना, यूपी को चुना, और उन्होंने कहा कि साहब हम यूपी के यूथ को जापान में नौकरी देना चाहते हैं, यूपी के नौजवान को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। 2017 के पहले तो कोई नहीं आता था, कोई नहीं आता था। आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इजराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहां भेजिए, हम भी अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। इजराइल में हम लोगों ने 5000 नौजवान भेजे। मैंने वहां की सरकार से कहा, मैंने कहा भाई हमारे युवा जाएंगे तो वहां युद्ध नहीं लड़ेंगे, आप उनसे काम लीजिए, पैसा नहीं काटेंगे, उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। उन्होंने कहा हम करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनका हालचाल लेता हूं, वे सभी नौजवान वहां खुशी से रह रहे हैं, 1.5 लाख रुपए महीना प्राप्त करते हैं, खाना पीना सब फ्री, और अपने घर को पैसा भी भेज रहे हैं। मैं उनमें से कुछ नौजवानों से पूछता हूं कि भाई वापस आने को कह रहे हैं, साहब अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, काहे हम वापस आएंगे? भी जब आप कहेंगे तब आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें यहां नौकरी करने दिया जाए। यानी इजराइल युद्ध लड़ रहा था, तब भी युवा वहां का, हमारा यूपी का गया हुआ युवा वहां काम कर रहा था। उसे कोई अपने कार्य में व्यस्त था। आज दुनिया मांग रही यूपी के नौजवानों को। 17 के पहले तो यह स्थिति नहीं थी। आज यूपी के अन्नदाता किसान के खेत से कोई मोटर चोरी करके नहीं लेके जाता है। उसको मालूम है कोई चोरी करेगा तो अगले दिन लंगड़ जरूर हो जाएगा। और पहले 17 के पहले तो वह सरकार ही मोटर चोरी करवाती थी। हां, वही लोग चोरी करवाते थे। चोर कोई दूसरा थोड़े था, वही चोरी करवाते थे। बिजली देते नहीं थे, बिजली गायब। कल मैं रायबरेली गया था, पता लगा कि वहां क्या पूरे प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी। 1 सप्ताह दिन में, 1 सप्ताह रात्रि में बिजली आती थी। तो मैंने कहा चलो 1 सप्ताह तो देते थे ना। कहा नहीं साहब, वो भी 3 घंटे की बिजली। 3 घंटे की बिजली, क्या विकास कोई करेगा? 3 घंटे बिजली। और हम लोग यूपी देश के अंदर उन राज्यों में जो किसानों को अपने यहां सर्वाधिक बिजली देता है।
लगभग 10 घंटे की बिजली हम यूपी के किसानों को देते हैं और बिजली भी फ्री में देते हैं। यानी सरकारी ट्यूबवेल में तो बिजली फ्री ही है। 16 लाख से अधिक ट्यूबवेल ऐसे थे जो ट्यूबवेल निजी क्षेत्र के लगाए गए थे, वे किसान अपने बिजली देते थे, लगभग 3,000 का बिल देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। 3,000 करोड़ रुपए उससे प्रदेश सरकार को मिलते थे। हमने वह भी माफ कर दिया, कहा कि प्रदेश सरकार पैसा देगी, किसान के ऊपर भार नहीं आना चाहिए। पहली बार उत्तर प्रदेश में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का दाम मिला है, पहली बार मिला है। गन्ना किसान तबाह था। 2017 के पहले जब हम 17 में आए थे, प्रदेश के अंदर गन्ना किसान को 2009 से ही उसका गन्ना मूल्य बकाया था अलग अलग चीनी मिलों पर। 2007 से 17 के बीच में तत्कालीन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था, 21 चीनी मिलों को औने पौने दाम में बेच दिया था। हमारे गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल, जिस चीनी मिल की केवल स्क्रैप ही स्क्रैप, उस समय हमारे कृषि मंत्री विधायक थे और उन्हीं के जनपद की एक चीनी मिल मात्र 3 करोड़ रुपए में बेची गई थी, जबकि अगर उसके स्क्रैप ही स्क्रैप को बेचते तो भी उसका दाम 10 करोड़ मिलता उस समय। और जमीन के दाम आज के दिन पर अगर उस जमीन को देखेंगे, उस जमीन की कीमत आज के दिन पे 1,000 करोड़ रुपए की है। हमने उस माफिया को उठाने नहीं दिया था उस समय पे, सांसद था मैं, लेकिन आंदोलन हम लोगों ने किया था। इस सरकारी जमीन पर डकैती नहीं डालने देंगे। ये तत्कालीन सरकारें करती थी, चीनी मिलों को बंद करती थी। और आज 122 चीनी मिलें हम चला रहे हैं। 3,25,000 करोड़ रुपए अब तक हम गन्ना किसानों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज चुके हैं। यूपी ने अपने कृषि विकास की दर को 8% से बढ़ा करके 18% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। ये कभी तो 27 के लिए योगी आदित्यनाथ कमर कस चुके हैं। अपने काम का जिक्र करते हुए पिछली सरकारों की असलियत की बात बार बार योगी आदित्यनाथ करते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चीनी के स्वाद की, जिसकी कड़वाहट अभी खत्म भी नहीं हुई कि अब प्याज भी लोगों को रुलाने लगी है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में अचानक प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। एक सप्ताह पहले तक 35 से 40 रुपए में बिकने वाला प्याज अब खुदरा बाजार में 60 से 65 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। दिल्ली में 2 हफ्ते पहले तक प्याज मंडी में 15 किलो 20 किलो बिक रहा था। उसके बाद रेट में करीब 70% की बढ़ोतरी हुई है। अब प्याज के दाम बढ़ने के साथ ही सरकार ने कई बड़े फैसले भी कर लिए हैं। सरकार ने बफर स्टॉक से सस्ते प्याज बाजार में उतारने का फैसला कर लिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि महाराष्ट्र के कांदा एक्सप्रेस से प्याज देश के प्रमुख केंद्रों पर भेजी जा रही है। इसके बाद प्याज की कीमतें स्थिर होने की उम्मीद जताई जा रही है। कांदा एक्सप्रेस से भेजी जा रही प्याजों के कल तक प्रमुख शहरों में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जैसे चेन्नई, इसके अलावा दिल्ली और साथ ही गुवाहाटी। ये कुछ ऐसे प्रमुख केंद्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा खपत होती है प्याज की। इसके अलावा सरकार ने एनसीसीएफ और नेफेड के जरिए खुदरा बाजार में 35 रुपए किलो के रेट से प्याज बेचने का फैसला किया है। अगर सरकार के आंकड़े की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले प्याज की औसत खुदरा कीमतें 59% बढ़ी थी। पिछले साल 24 अगस्त को प्याज की खुदरा कीमत 27 रुपए थी, वो इस साल 43 रुपए 53 पैसे पहुंच चुकी है। इसी तरह एक साल में प्याज का औसत थोक मूल्य 68% बढ़ा है। लेकिन सरकार का कहना है कि लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार के पास प्याज का भरपूर बफर स्टॉक है और प्याज का इस साल उत्पादन भी पिछले साल के करीब बराबर होने की उम्मीद है। सरकार के पास प्याज का 1,21,000 टन का बफर स्टॉक है, जबकि 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307.37 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के बराबर ही है। लेकिन जमीन पर हालात अलग दिख रहे हैं। दिल्ली के आजादपुर मंडी में भी प्याज की सप्लाई कम हो गई है। कारोबारियों का तो कहना है कि प्याज उत्पादन वाले राज्यों में भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है। आने वाले दिनों में इसके रेट और बढ़ सकते हैं।
मंडी में मौजूद हैं, जहां पर अभी तो प्याज ही प्याज नज़र आ रहा है, लेकिन व्यापारियों का कहना है कि प्याज की जो सप्लाई है वो आज़ादपुर मंडी में कम हुई है। हमारे साथ एक व्यापारी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अश्विनी बुद्धिराजा। अश्विनी जी, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, अगर आप हमें समझा सके कि प्याज क्यों इतना महंगा हो रहा है? प्याज की इस साल बारिशें ज़्यादा रही, जिस टाइम पे प्याज की क्रॉप निकलनी थी। प्याज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्याज में मेनली 2 क्रॉप होती है। एक प्याज होती है तीसरे महीने में, एक प्याज होती है 9वें महीने में। तीसरे महीने में जो प्याज की क्रॉप होती है वही आप 8वें 9वें 10वें महीने तक खाई जाती है, 11वें महीने तक खाई जाती है। जो 9वें महीने के अंदर प्याज शुरू होती है वो भरपूर मात्रा में शुरू नहीं होती, वो धीरे धीरे काम। और पटना की खबर आ रही है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। छात्रों और पुलिस के बीच इस बीच झड़प हो गई है। दरअसल बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा टीआरई 4 के भी जो अभ्यर्थी हैं वो भी सरकार से मांगे रखी हैं अपनी कि इस एग्जाम को 2 फेजेस में किया जाए। तो ये तमाम मांगों को लेकर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और गर्दनी बाग इलाके में उन्होंने अपने मार्च की शुरुआत की। काफी छात्र अभी पीछे के हिस्से में है, लेकिन कुछ छात्र जो है वो आगे बढ़ गए और उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। यहाँ आप देखिए पोस्टर बैनर के साथ ये तमाम छात्र, और पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। अब जो छात्र हैं उन्हें रोक लिया गया है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो यहाँ से आगे निकल गए। देखिए पुलिस दौड़ लगाती हुई एक तरफ बैरिकेडिंग टूट रहा है तो दूसरी तरफ कुछ छात्र, अरे लीजिए मार्च की अनुमति नहीं है। हाँ, ट्रांसफर दीजिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना की है। गर्दनी बाग में मौजूद तमाम अभ्यर्थी जो प्रदर्शन कर रहे थे, आज उन्होंने मार्च का ऐलान किया था सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के घर को घेराव करने का। उसी दौरान जब इन्हें रोका गया तो पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। पुलिस इनको बता रही है कि आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन जो अभ्यर्थी जो प्रदर्शनकारी है वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और नीतीश चंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सीधा नीतीश, आप तस्वीरों के जरिए ही दिखाइए इस वक्त क्या माहौल है, छात्रों और पुलिस के बीच में क्या चल रहा है? जी देखिए, पटना के गांधी मैदान में जेपी गोलंबर के पास से मुख्यमंत्री आवास के घेराव के कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी। पुलिस ने यहां पर बैरिकेडिंग लगा रखी थी। अचानक काफी संख्या में छात्र जो आसपास के इलाकों में थे वो यहां पर पहुंचे और कुछ छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और कई छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़कर आगे की तरफ बढ़ गए। पुलिस के लिए ऐसे छात्रों को रोकना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद एक दूसरे हिस्से से जहां बैरिकेडिंग खत्म होती है वहां से छात्र आगे बढ़ना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर पुलिस ने उन छात्रों को रोक लिया है। यानी जेपी गोलंबर के पास ही अभी छात्र हैं। कुछ छात्र जरूर आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अधिकतर जो छात्र हैं उनको पुलिस ने यहाँ रोक लिया है। और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पोस्टर बैनर के साथ, तिरंगे के साथ ये छात्र हैं और दरअसल छात्रों में भी अलग अलग गुट हैं। एक गुट जो है जिसका नेतृत्व दिलीप कुमार कर रहे हैं और उन्होंने 12 बजे एक बैठक बुलाई है और ये तय किया है कि गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है वहाँ बैठक के बाद तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। लेकिन जो इसमें अलग अलग और दूसरे छात्र संगठन हैं उनकी तरफ से ये जो मार्च है उसका कॉल दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए, जब छात्र जमा हुए यहाँ से उन्हें आगे बढ़ना था, अचानक काफी संख्या में छात्र आसपास के इलाकों में जो छिपे हुए थे वो पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन कुछ छात्र जरूर आगे की तरफ बढ़ने में कामयाब हो गए हैं। कई छात्रों को रोक लिया गया है और यहाँ पर आप देखिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ऐसे छात्रों को रोका जाए, आगे न जाने दिया जाए। यहाँ जो बैरिकेडिंग बनाई गई है उस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और जो
छात्र नेता आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। पहले ही ऐलान किया गया था इस बात का कि छात्रों का मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम 25 अगस्त को होगा, और इससे पहले कल जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई, उसके बाद छात्रों के एक गुट ने तय किया कि हम अभी उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मान लेगी, और इसलिए 12 बजे उन लोगों ने एक बैठक करने का फैसला लिया है। लेकिन जो दूसरे छात्र संगठन हैं, जिनमें खासतौर से जो वाम दल से जुड़े जो छात्र संगठन हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि उनका जो कार्यक्रम जारी रहेगा, और इसलिए अभी यहाँ पर तमाम छात्र जुटे हुए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है कि वो आगे न जाएं। यहाँ मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने का जो कार्यक्रम है, यहाँ से करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन जहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, इसके अलावा थोड़ी दूर आगे डाकबंगला चौराहे के पास भी पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, और पुलिस ये चाह रही है कि छात्र जो है वो आगे न बढ़ने पाए। अब यहाँ पर लगातार पुलिस ये कोशिश कर रही है कि छात्र आगे न जाएं, और इसीलिए यहाँ से आप देखिए जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है, उसके जरिए उनको रोका गया है, रोका जा रहा है। यहाँ देखिए छात्र अभी भी बने हुए हैं, और लगातार यहाँ धक्का मुक्की हो रही है, लगातार यहाँ धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिए सामने बैरिकेडिंग टूटने वाली है यहाँ की भी, क्योंकि जहाँ मुख्य सड़क है उसके ठीक बगल के हिस्से से छात्र निकलना चाह रहे थे। ठीक बगल के हिस्से से जहाँ मौर्य होटल है, उसके बगल में एक पतली सड़क है, इस सड़क के मार्फत जो है छात्र निकलना चाह रहे हैं, लेकिन पूरी घेराबंदी पुलिस ने कर रखी है। पुलिस चाह रही है किसी भी कीमत पर छात्र आगे न बढ़ने पाए, क्योंकि छात्रों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, और ऐसे छात्र अब डाकबंगला चौराहे तक पहुंच सकते हैं। छात्रों का एक ग्रुप पहले ही बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ चुका है, लेकिन अब यहाँ से जो छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है। और कई छात्र देखिए यहाँ एक बार फिर इसमें कामयाब हो गए हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, जमकर धक्का मुक्की है। पुलिस बल के जो जवान हैं तो छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि छात्रों की संख्या अधिक है। पुलिसकर्मी उनको रोकने में कामयाब होते नहीं दिख रहे हैं, और ये देखिए लगातार धक्का मुक्की हो रही है। ठीक उसी जगह को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने रास्ता अपनाया और आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और इसलिए पुलिस अब बगल का रास्ता है, लेकिन देखिए लगातार धक्का चल रही है। ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए धक्का मुक्की शुरू हो चुकी है छात्रों और पुलिस के बीच में। एक बैरिकेडिंग को क्रॉस कर चुके हैं कुछ छात्र, और वो आगे भी बढ़ चुके हैं, और जो दूसरा ग्रुप है छात्रों का, वो भी बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। सीएम आवास घेराव करने की कोशिश है। अभी 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर ये सब कुछ हो रहा है। पुलिस की कोशिश है कि छात्रों को रोका जाए, इनको तितर बितर किया जाए, लेकिन फिलहाल छात्रों की संख्या ज्यादा है, पुलिस की संख्या कम है। हाथों में तिरंगे लेकर, तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड्स लेकर ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी के मामले में अब क्या अगला कदम सम्राट सरकार का होने जा रहा है, सम्राट चौधरी का होने जा रहा है? सरकार इनसे बातचीत के लिए क्या कोई रास्ता खोलने जा रही है? इनको कैसे समझाएगी? ये मुसीबत कितनी बड़ी होगी, ये अब देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जहां जहां स्टूडेंट्स ने मूवमेंट किया है, वहां वहां सरकारों को झुकना पड़ा है। अब क्या सम्राट चौधरी एक कदम आगे बढ़कर छात्रों से बातचीत का रास्ता खोलेंगे, या इसी तरीके से जो विरोधाभास है वो सड़कों पर देखने को मिलेगा? फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं, कोशिश की गई है छात्रों की तरफ से, कॉल दिया गया है कि वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों की संख्या ज्यादा है, धक्का मुक्की हो रही है और बैरिकेड्स टूट रहे हैं। ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं पटना के गांधी मैदान के पास गोलंबर की है, जहां पर अचानक ही बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स पहुंच गए और उनकी कोशिश है कि वो मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करेंगे, और इसी दौरान पुलिस ने इनको रोका है। और पुलिस के साथ जो हड़प हुई उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं। नीतीश, इस प्रदर्शन में कौन कौन से स्टूडेंट्स शामिल हैं? क्योंकि एक तरफ बीपीएससी के लेकर कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ तैयारी के परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी हैं, तो क्या सब एक साथ आए हैं कि अलग अलग गुट है ये? ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है
लेकिन इसमें छात्रों के अलग अलग गुट हैं और हर किसी की अलग अलग मांग भी है। लेकिन मोटे तौर पर जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो मुख्य मांग थी वो थी शिक्षकों की बहाली से जुड़े हुए TRE 4 की जो नोटिफिकेशन निकाले जाने की मांग थी, उसको लेकर ये मांग की शुरुआत हुई थी। और उसमें उन्होंने कहा था कि जब नोटिफिकेशन आ गया तो उन्होंने कहा कि PT और मेंस जो है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक परीक्षा होनी चाहिए। फिर निगेटिव मार्किंग का जो प्रोविज़न किया गया उसका विरोध किया गया। इसमें साथ साथ समय के साथ दूसरे लोग भी जुड़ते गए, जैसे लाइब्रेरियन की जो बहाली की मांग कर रहे हैं वो इसमें जुड़ते चले गए। तो अलग अलग छात्र संगठन अलग अलग मांगों को लेकर एक मंच पर आ गए और इसलिए 14 छात्र संगठनों का ये प्रदर्शन है। लेकिन इसमें भी जो एक बड़ा संगठन है वो अभी इस मार्च के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि अभी सरकार से उनकी बातचीत चल रही है और इसलिए वो चाहते हैं कि वो अभी इंतज़ार करें। तो 12 बजे उनकी एक बैठक है और उस बैठक के बाद ये तय कर सके कि आगे उनका क्या कार्यक्रम है। लेकिन फिलहाल चूंकि अलग अलग छात्र संगठन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसमें जो आप पोस्टर देखेंगे तो BPSC के अलावा पेपर लीक, दारोगा की भर्ती, BPSSC की जो दारोगा बहाली है उसको लेकर भी पोस्टर है। और अलग अलग जो छात्र संगठन हैं, अलग अलग ऐसे छात्र समूह जो अलग अलग परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी मांगे हैं। तो ये प्रदर्शन जो है धीरे धीरे उसमें कई छात्र संगठन जुड़ते चले गए और उनकी मांगे भी जो जाहिर है उस हिसाब से बढ़ती गई। फिलहाल अभी कोशिश ये की जा रही है कि छात्रों को इस मार्च से रोका जाए। यहाँ से छात्रों को आगे बढ़ने की मनाही होती है। गर्दनी बाग वो जगह है जहाँ धरना के लिए एक निर्धारित जगह है, लेकिन अमूमन छात्र संगठन या कोई भी प्रदर्शनकारी गांधी मैदान में JP गोलंबर से जब इसकी शुरुआत करता है तो वहीं इन्हें रोक दिया जाता है बैरिकेडिंग लगाकर। लेकिन आज जिस तरह से छात्र यहाँ जमा हैं, ऐसे में काफ़ी मुश्किल लग रहा है। क्या छात्रों को आगे जाने से रोकने की आप लोगों ने पूरी व्यवस्था की है? तो पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, लेकिन आप देखिए छात्रों का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप देखिए एक बार फिर धक्का मुक्की की शुरुआत हो गई है। पुलिस ने दीवार बना रखी है कि छात्र आगे न जाने पाएं। चूंकि बैरिकेडिंग यहाँ पर कमजोर है, ये मुख्य सड़क की बैरिकेडिंग नहीं है, ये मुख्य सड़क से हटकर एक समानांतर जो अलग सड़क जाती है उसकी बैरिकेडिंग है और यहाँ पर बहुत ही सामान्य बैरिकेडिंग है और इसलिए छात्रों का दबाव बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है। देखिए एक बार फिर ये बैरिकेडिंग, पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो टूट गई और छात्र आगे बढ़ गए। अब ये देखिए छात्र आगे बढ़ गए और ये देखिए अब पुलिस ने यहाँ पर छात्रों की पिटाई शुरू कर दी है, लाठीचार्ज शुरू हुआ है और ये देखिए छात्र जो आगे जाना चाह रहे हैं उनको यहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। एक बड़ा ग्रुप छात्रों का आगे बढ़ गया। ये देखिए छात्रों का एक बड़ा ग्रुप अब आगे बढ़ चुका है। कुछ छात्रों को जरूर रोका गया है लेकिन कई छात्र आगे बढ़ गए। इसी तरह जो मेन रोड पर जो ये था प्रदर्शन, वहां जो बैरिकेडिंग थी उससे भी छात्रों का एक ग्रुप जो है वो आगे बढ़ गया था। हम लोग 11 छात्र संगठन से, हम छात्र संगठन आयशा से हैं और देखिए जिस तरह से सम्राट जो वार्ता हुई है उसमें वो उनको कामयाबी मिल सकती है। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक TRE 4 को लेकर कल मुख्यमंत्री जी अपना बयान दिए, उस पर कुछ कार्रवाई किए, लेकिन बाकी जो 15 सूत्री मांग को लेकर हम लोग बैठे हुए थे उसमें क्यों नहीं अभी तक हुआ। ठीक है, तो ये देखिए छात्रों की अपनी अपनी मांग है और अलग अलग संगठन से जुड़े जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं छात्रों के साथ। कुछ छात्र जरूर आगे बढ़ गए लेकिन एक बार फिर पुलिस ने कोशिश करके जो बचे हुए छात्र थे उनको रोकने में कामयाबी हासिल कर ली है और इसलिए एक बार फिर पुलिस कर्मियों को कतार में खड़ा करके ये एक अलग बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर देखिए लगातार पुलिस एक बार फिर सामने आ गई और कोशिश ये है कि अब यहाँ से जो बचे हुए छात्र हैं वो आगे बढ़ने ना पाए, लेकिन कई छात्र आगे बढ़ चुके हैं आगे की तरफ और इसलिए पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से डाक बंगला चौराहे पर भी बैरिकेडिंग कर दी गई है। यहाँ से करीब 300 से 400 मीटर की दूरी पर डाक बंगला चौराहा है जो पटना का सबसे मुख्य चौराहा है, सबसे बेस्ट चौराहा है और वहाँ पर यदि ट्रैफिक जैम की स्थिति बनती है तो पूरे शहर में चूंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, इसलिए पुलिस की ये कोशिश होती है कि छात्रों को यहाँ से किसी भी तरह से
डाक बंगला चौराहे तक न जाने दिया जाए। लेकिन लगातार ये धक्का मुक्की और आगे बढ़ने की कोशिश जारी है। एक बार फिर आप देखिए तस्वीरों में, आप देखिए किस तरह से पुलिस के साथ जो है वो धक्का मुक्की और उनको रोकने की जो कोशिश है वो जारी है। अलग अलग छात्र संगठन के जो छात्र हैं इसमें पहुंचे हुए हैं और इनकी कोशिश है कि किसी तरह आगे आज बढ़ा जाए। और इससे पहले जिस तरह से इस छात्रों के आंदोलन को अलग अलग दलों का समर्थन भी मिला, तेजस्वी यादव खुद छात्रों के पास पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता भी कल पहुंचे और देखिए फिर से किस तरह से धक्का मुक्की है। पुलिस ने कतार बना रखी है। पुलिस की जो बैरिकेडिंग है वो अपने शरीर से बनी हुई बैरिकेडिंग है और ये देखिए किस तरह से फिर से धक्का मुक्की शुरू हो गई। और एक पुलिसकर्मी के पीछे कई दूसरे जो सहयोगी हैं एक दूसरे को दबाव देकर, धक्का देकर बैरिकेडिंग को मजबूत करते हैं। तो ये एक अलग तरीका है छात्रों को रोकने का। और आप देखिए इस तरह से पुलिसकर्मियों के जो लेयर्स बने हुए हैं उसके जरिए छात्रों को रोकने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि मेन रोड पर एक मजबूत बैरिकेडिंग थी, लेकिन जो बगल के हिस्से में जो सड़क है वहां एक सामान्य बैरिकेडिंग बांस से की गई थी। छात्रों ने समझा कि शायद मुख्य सड़क से जाना उनके लिए संभव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बगल का रास्ता चुना। लेकिन यहाँ पुलिस ने रणनीति बनाई कि हम खुद अपने जो सुरक्षा कर्मी हैं उनके जरिए एक बैरिकेडिंग बना लेते हैं। और इसलिए देखिए पुलिसकर्मियों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है छात्रों से निपटना, चूंकि जो पुलिस वालों ने खुद अपने कतार में खड़े होकर बैरिकेडिंग बनाई है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। और एक बार फिर हम आपको ऊपर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए पोस्टर, बैनर, अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग मांग। और जाहिर है चूंकि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ उस समय से सभी छात्र संगठन जुड़ते चले गए, उनकी मांगे जुड़ती चली गई। इस बीच सरकार ने भी कई फैसले लिए और कोशिश ये की कि छात्रों को किसी तरह से मना लिया जाए, लेकिन छात्र लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं। और कल जब एक छात्र संगठन दिलीप कुमार के नेतृत्व में और कई अलग अलग छात्र संगठनों की मुलाकात हुई है शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से, उसमें यह कहा गया कि हम परीक्षा की पद्धति में जरूर कुछ बदलाव कर सकते हैं। मसलन सिलेबस जो पीटी और मेंस का होगा उसमें बदलाव की बात कही गई है और उसको लेकर छात्र संगठन भी सकारात्मक उन्होंने एक रुख दिखाया था। लेकिन अलग अलग चूंकि छात्र संगठन है, ऐसे में सबों को एक फैसले पर लाना काफी मुश्किल है। और कल खुद पुलिस प्रशासन की तरफ से भी ये पहल की गई थी कि डीएम से मुलाकात करवाई गई, फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मुलाकात करवाई गई, लेकिन आखिरकार मार्च को लेकर सहमति नहीं बनी और मार्च को लेकर छात्र अपनी बात पर अड़े रहे। तो ऐसे में अब छात्रों का जो प्रदर्शन है वो अभी जारी है। अब पुलिस कोशिश कर रही है कि छात्र यहाँ से आगे बढ़ने ना पाए, लेकिन पीछे के हिस्से में आप देखें तो अब धीरे धीरे छात्रों की संख्या और बढ़ रही है। कुछ छात्र आगे की तरफ बढ़ भी गए हैं, लेकिन कई छात्र जो हैं वो यहाँ पर अभी रुके हुए हैं। तस्वीरें दिखाते रहिए। अभी आपने एक छात्र से बात की थी, आपने उनसे पूछा था कि सरकार ने तो कुछ मांगे मान ली है, तो सरकार ने कितनी मांगे अभी मान ली और कितनी ऐसी बची हुई है जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है? पीएससी से कर रहे हैं हम लोग सर, बिहार एसएससी से है। हमारा जो है बस मांग इतनी सी है कि एग्जाम डेट घोषित किया जाए। जो बिहार एसएससी आज 2023 में नोटिफिकेशन निकालती है और आज 26 होने जा रहा है, 3 साल हो गया, अब तक एग्जाम का कोई अता पता नहीं दूर तक। बीपीएससी टीआरई 4.0 का हम लोग एस्पेरेंट है और हम लोग ने टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में देखा एकल परीक्षा हुआ है, लेकिन टीआरई 4 में ये पीटी और मेंस ला करके विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं जो है उनके माइंड के साथ खेला जा रहा है। परीक्षा में जो कई बार लीक की खबरें हुई, आर्थिक अपराध इकाई ने यह सुझाव दिया है बीपीएससी को कि इसकी आवश्यकता है। यदि रोकना है लीक को तो आपको पीटी मेंस रखना चाहिए। और राधाकृष्णन कमेटी ने भी सुझाव दिया। इसमें क्या हो सकता है? पीटी मेंस लाने का मतलब हुआ कि बड़े से बड़े पैसे वाले आएंगे, पैसा देंगे, उसका जॉब हो जाएगा। और सुनिए, निगेटिव मार्किंग है सर इसमें। अगर 32,000 सीट निकालते हैं, इसमें से 20,000 सीट बढ़ेंगे लगभग, बाकी के सारा वैकेंसी चले जाएंगे। ये कौन सी तब वैकेंसी निकालेंगे? ऐसा नहीं कि सरकार का जो है ना टीआरई 4 का ही ये दिक्कत है। सरकार का कोई भी ऐसा एग्जाम जो भी कंडक्ट करवा रहे हैं, कोई भी फेयर एग्जाम नहीं हो रहा है। भाई बिहार एसएससी का 2023 में फॉर्म भरवाए हैं, 3 बार उसका विंडो ओपन करवाए हैं, फिर फॉर्म फिल करो, कब तक भाई, कब तक ऐसा? 17वीं बीपीएससी में बहुत जोर से धांधली हुआ है, दरोगा का भी वही हाल हुआ है। कल कुछ छात्र संगठनों ने बातचीत की है शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, तो वहां पर उनको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसके आधार पर वो अलग बैठक कर रहे हैं। वो 12 बजे उनकी एक अलग बैठक है, उसमें वो तय करेंगे कि मार्च में क्या कर रहा है, एजेंट मैटर कर रहा है। फाइनली क्या रिस्पॉन्स आता है वो निर्भर करता है। यहाँ पे जो शिक्षा अधिकारी का जो बैठे हुए हैं वो क्या बोलते हैं, कुत्ता बिल्ली टाइप का जो हरकत कर रहे हैं,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मांग है 1799 के दरोगा एग्जाम रह दो कि एस द्विवेदी जी का रिजाइन चाहिए। हम लोग को कटअप से एवं मार कर फिर भी रिजल्ट नहीं दिया गया है और सम्राट चौधरी से ही मांग है कि 1799 के दरोगा एग्जाम रद्द किया जाए। अब देखिए छात्र जो है अब यहाँ से पीछे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुलिस बल काफी संख्या में है और यहाँ से कुछ छात्र तो आगे चले गए, लेकिन कई छात्र जो आगे नहीं बढ़ सके अब वो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ मुख्य सड़क पर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए जो छात्र बैरिकेडिंग तोड़ने में कामयाब हो गए वो अब यहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल जेपी गोलंबर के पास। बैरिकेडिंग वहाँ थी, वहाँ देखिए बैरिकेडिंग बनी हुई है, वहाँ उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया छात्रों ने, उससे जंप करके दूसरी तरफ आ गए और फिर एक दूसरा रास्ता उन्होंने चुना, उसको भी उन्होंने एक तरह से पुलिस को चकमा देकर छात्र आगे की तरफ आ गए। और अब देखिए ये वो हिस्सा है जो जेपी गोलंबर के पास का है, ट्रैफिक भी है, गाड़ियां भी आ जा रही हैं, लेकिन इस बीच इस दूसरे हिस्से में छात्र काफी संख्या में यहाँ पर आ गए हैं। यानी जहां प्रोटेस्ट शुरू होना था, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, वहां से अब छात्र आगे आ गए। लेकिन एक और बैरिकेडिंग सिर्फ थोड़ी दूरी पर, मात्र 20 से 25 मीटर की दूरी पर आप देखिए एक और बैरिकेडिंग, ये बैरिकेडिंग जो है आगे डाकबंगला चौराहे की तरफ जाएगी और इसलिए यहाँ पर इसे रोका गया है। यहाँ पर देखिए पुलिस बल तैनात और दूसरी तरफ जो सड़क का दूसरा हिस्सा है यहाँ भी पुलिस जो है बैरिकेडिंग लगा चुकी है और ऐसे में ये छात्र जो है अब यहाँ पर एक बार फिर जमा हो गए हैं। जो छात्र पहले पीछे की तरफ थे, एक दूसरी बैरिकेडिंग के पीछे थे, वहाँ से आगे अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन शायद पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि छात्र बैरिकेडिंग तोड़ देंगे और ऐसे में उनसे निपटना मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर आप देखिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और कतार में जो है महिला पुलिसकर्मी हो या फिर पुरुष, सबों की एक कतार बनी हुई है। अब यहाँ भी वही सिलसिला जो इससे पहले हमने दूसरी जगह देखा था, यहाँ भी आप देखिए फिर से वही धक्का मुक्की, आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन पुलिस यहाँ से आगे जाने नहीं देना चाहती है। छात्र यहाँ भी उसी तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और यहाँ भी पुलिस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो पूरी कोशिश छात्रों की ये है कि वो किसी तरह से आगे की तरफ जाएं, डाकबंगला चौराहा पहले पहुंचे और उसके बाद फिर वहां से मुख्यमंत्री आवास तक जाएं। लेकिन अभी पटना में हाल के दिनों में जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, शायद उस अनुभव के आधार पर पुलिस ने रणनीति ये बनाई है कि हर कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग बनाई गई है ताकि छात्र जो है किसी भी तरह मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सके। और इसलिए यहाँ भी देखिए जो बैरिकेडिंग, अगली बैरिकेडिंग है, अब तक 2 बैरिकेडिंग को छात्र जो है क्रॉस कर चुके हैं और अब तीसरी बैरिकेडिंग जो लगाई गई है वहाँ छात्रों की कोशिश है कि वो यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ ये क्या आप लोग किससे हैं? हम लोग की डिमांड है कि इस भ्रष्ट में वर्तमान में जो 70वीं संविधान दी हुई है उसको बंद करके 70वीं। देखिए एक बार फिर से झड़प, अब यहाँ फिर से झड़प शुरू हो गई। छात्र आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पुलिसकर्मी जिस बैरिकेडिंग के पीछे खड़े हैं वहां दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है छात्रों की तरफ से, लेकिन पुलिस भी बार बार इन्हें धक्के देती है, फिर ही आगे जाना चाहते हैं। पिछले करीब आधे घंटे से ये सिलसिला चल रहा है जब पटना के गांधी मैदान में जेपी गोलंबर के आसपास जितने भी बैरिकेडिंग बनाकर रखी गई है उन सभी के पास छात्र काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं। उनकी कोशिश है किसी तरह से आगे बढ़े। देखिए इस तरह से छात्रों का ग्रुप एक ग्रुप में दबाव बनाता है और यहाँ देखिए एक साथ करीब 50-60 लड़के बैरिकेडिंग पर टूटने की कोशिश करते हैं ताकि वो बैरिकेडिंग टूटे और जो पीछे पुलिसकर्मी है उनकी दीवार टूट जाए। और पुलिस अपने जवानों के मार्फत उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत मुश्किल है चूंकि छात्रों की संख्या दूसरे हिस्से में बढ़ गई है। पीछे जो बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ चुके हैं छात्र और ऐसे में पुलिस के साथ जो धक्का मुक्की है वो लगातार जारी है। पूरी कोशिश की जा रही है कि ये बैरिकेडिंग टूटे ना, क्योंकि यहाँ ये बैरिकेडिंग यदि टूट गई तो फिर डाकबंगला चौराहे तक ये छात्र आसानी से पहुंच जाएंगे, उनको रोकना मुश्किल होगा पुलिस के लिए। और इसलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये वाली बैरिकेडिंग किसी तरह तोड़ दी जाए, लेकिन पुलिस को अंदेशा था और इसलिए उन्होंने हर कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग लगा रखी है। यहाँ पुलिस वालों से छात्र आग्रह भी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, लेकिन लगातार छात्रों की जो कोशिश है वो ये कि छात्र किसी तरह से आगे बढ़ें
और जाहिर है, और इसलिए छात्र कहाँ से आए? हम अररिया से आए हुए हैं। किस छात्र से? क्या किस संगठन से हैं? कोई संगठन से नहीं है। हमारा जो क्या मांग है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे पटना से, जहां पर इस वक्त जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनको रोकने के लिए पुलिस भी लगातार कोशिश कर रही है।